Hello, good morning to everyone. Today we are starting another new chapter, that is chapter number 21, globalization. So, in this chapter, we are going to learn the meaning of globalization. Globalization होता क्या है हम लोग ये देखेंगे. Next we will see factors that promote globalization. क्या ऐसे factors हैं जिनने ये जो चीज़ है ग्लोबलाइजेशन, पहले देखेंगे होती क्या है ये, फिर ऐसी क्या चीज़ें जो इन्हें प्रमोट करती हैं ग्लोबलाइजेशन को. थर्ड होगा आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बिफोर द ईयर 1991. ये 1991 ईयर ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों ये एक डिवाइड लाइन मोड़ा जाता है इंडिया के सिनेरियो में. ऐसा क्या हुआ 1991 से पहले, और 1991 में ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद जो है इंडिया का मार्केट और इंडिया का सीन चेंज हुआ. नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द ईयर 1991. एंड नेक्स्ट वी विल सी प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. हर चीज़ की अगर so we will see इसके pros और cons, advantages और disadvantages. So here you can see it written, in today's world there are several alternatives of goods and services available to a consumer. The latest model of camera, mobile phones and television that sets produced in a developed country of the world are available at a very cheap prices. Some years ago only Ambassador and Fiat cars were seen only on the Indian roads. तो देखिए ये थोड़ी एक सिचुएशन दर्शाने की, सिचुएशन बताने की यहाँ पे एक वो हो रही है काम. ये बताया जा रहा है कि इंडिया में आज के देश में आप आज के दिन में आप देखिए तो कितना कंपटीशन हो चुका है हर चीज़ में. आज आप फ़ोन लेने जाते हैं तो आपके चाइना में बने हो, कुछ है जो अमेरिका में है, तो हर देश के ब्रांड्स आपके पास आज अवेलेबल हैं. चाहे मोबाइल्स की बात करें, चाहे आप किसी और चीज़ की बात करें. तो ऐसा क्या हुआ, देखिए ग्लोबलाइजेशन जो है आपका, इसका मेन मैं आपको पहले ही मीनिंग बताता चलूँ. ग्लोबलाइजेशन जो हमारे मेन चैप्टर की हेडिंग है, तो ग्लोबलाइजेशन का मेन मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें ट्रेड करना जो है सबके लिए फिजिबल हो. फिजिबल का मतलब है आपका कि सब लोग एक दूसरे से ट्रेड कर सके बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी हिचकिचाहट के. हर देश अपने आप को ओपन इकोनॉमी रखे. ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि ट्रेड करना, और उस देश से ट्रेड करना क्या है हमारे लिए ओपन है. जैसे हम एग्जांपल लें अगर आज इंडिया का, सो इंडिया इज़ अ ओपन इकोनॉमी. इंडिया में कोई भी कंट्री आके ट्रेड कर सकती है, और कोई भी कंट्री इंडिया सामान ले जा भी सकती है और लेके आ भी सकती है, दोनों काम हो सकते हैं. और अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया आज एक क्लोज कंट्री है. अगर आप देख लीजिए आपके आसपास कोई भी ब्रांड नॉर्थ कोरिया का नहीं होगा, ठीक है, और ना ही नॉर्थ कोरिया में आप अपना सामान जाके बेच सकते हो, बिकॉज ये क्लोज इकोनॉमी है, तो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं है. ओके, इसी की जगह अगर हम देखें इंडिया हुआ, अमेरिका हुआ, तो ये सब देश एक साथ जो है आज खुल चुके हैं, ओपन इकोनॉमी है सारी, एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं इजीली. सो इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन due to growing foreign trade, the markets of different countries and the goods sold in them have been unified. The growing trend of foreign trade has now brought the markets of different country close to each other. बहुत सारी कंट्रीज के मार्केट जो हैं अब वो एक दूसरी कंट्रीज में मिलने लग गए हैं. आप खुद देख लीजिए आपके आसपास ही कितने सारे फॉरेन ब्रांड्स होंगे. आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन हो, वो 95% चांसेस है कि वो फॉरेन होगा. आप अगर एक लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी 98% चांसेस हैं कि वो किसी बाहर के देश से ही आया होगा या उसका कोई पार्ट आया होगा. The advanced technology has played a very significant role in this closeness and has changed the whole world into a big village. तो ये बहुत ही फेमस लाइन है जो यूज़ की जाती है ग्लोबलाइजेशन में. द द ग्लोबलाइजेशन हैज़ चेंज द वर्ल्ड इनटू अ बिग विलेज. एक बड़ी विलेज की तरह चेंज कर दिया है वर्ल्ड को. देखिए विलेज में क्या होता है, आपने देखा होगा गांव में कि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है लोगों की. तो वैसे ही क्या हो गया है, अब एक बड़ी विलेज हो गई है पूरी वर्ल्ड. हर देश एक दूसरे को जानता है अच्छे से, एक दूसरे का कनेक्टिविटी अच्छी बना रखी है सब देशों ने. दिस इज ग्लोबलाइजेशन वेयर मार्केट्स और डिफरेंट कंट्रीज वर्क टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ यूनिट. तो इसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के अलग अलग तरह के मार्केट जो हैं वो अब एक यूनिट बन चुके हैं. कोई अगर फॉरेनर चाहे तो इंडिया के मार्केट में पैसा लगा सकता है, और आप लोग भी चाहे तो किसी अमेरिका कंपनी, आईफोन बोल दिया मैंने, एप्पल या किसी और कंपनी में आप जो है उसमें पैसा लगा सकते हैं, उसको आप सामान खरीद सकते हैं. Thus, by globalization is meant the working of the whole world together with cooperation and coordination in the form of market. तो ग्लोबलाइजेशन का मेन मीनिंग क्या हुआ कि सारे वर्ल्ड की जितनी भी कंपनीज हैं वो सब एक साथ काम करें, एक साथ आए, एक साथ काम करें विद कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. Under the process of globalization, the restrictions on the inflow and outflow of the goods and services from one country to another are withdrawn. तो मेन बात यही है कि जो ये
वो होता है आपका क्या होता है, रोकने वाला जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं। जैसे इंडिया में आपको बताऊं, इंडिया में 1991, क्यों हम बोल रहे हैं बार बार 1991, क्योंकि 1991 से पहले इंडिया में जो है ये इनफ्लो ऑफ और आउटफ्लो ऑफ ट्रेड अलाउ नहीं था। कोई भी सामान कोई भी फॉरेन कंपनी आके नहीं बेच सकती थी। सो 1991 में क्या हुआ, 1991 में इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब इंडिया में तंगी आई, पैसे की काफी तंगी आई। क्योंकि देखिए होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन से जब तो आपको उस कंट्री की करेंसी मिलती है, और जब आप चाहेंगे उस कंट्री से कुछ खरीदना तो आप उसकी करेंसी में आप खरीद सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने कुछ सामान बेचा अमेरिका में, उस कल को अमेरिका से आपको वीट खरीदनी है, आपके यहाँ वीट की कमी हो गई है, फसल बर्बाद हो गई है, सो आप वो डॉलर्स यूज करके फसल खरीद सकते हैं, वहाँ की वीट खरीद सकते हैं। पर 1991 से पहले क्या हुआ, इंडिया ने कभी ट्रेड किया नहीं बाहर की कंट्रीज से, इंडिया ने अपने आप को क्लोज इकोनॉमी रखा हुआ था। तो क्लोज इकोनॉमी रखने के चक्कर में क्या हुआ, इंडिया के पास फॉरेन करेंसी नहीं थी। और फिर इंडिया में जब जरूरत पड़ी, डिमांड पड़ी ऑयल की या किसी और चीज़ों की, तो उन्हें फॉरेन करेंसी चाहिए थी, तो वो थी नहीं इंडिया के पास। तो इसलिए क्या हुआ, इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और उसके बाद 1991 में जो है एक मॉडल आया आपका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी मॉडल, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मॉडल, जिससे इंडिया का मार्केट जो ओपन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स इंस्पायरिंग ग्लोबलाइजेशन। ऐसे क्या फैक्टर हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन इंस्पायर होता है, और मतलब ग्लोबलाइजेशन से फायदे क्या हैं, कहने का मतलब ये एडवांटेजेस। पहला है एक्सपांशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज, सबसे मेन एडवांटेज यही है आपका, कि आपकी कंट्री में अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं बन रही है, जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी इंडिया में इतनी एडवांस नहीं है, तो देखिए आपके हाथ में कितने एडवांस मोबाइल आजकल आ, ऐसा क्यों है, क्योंकि आज हमारी कंट्री में नहीं बन रही है तो किसी और कंट्री में बन रही है। सो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, उस कंट्री की टेक्नोलॉजी भी जो है हमारे पास आ जाती है इजीली। प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है, जो हमारा ये हमने अभी अब बात करी एलपीजी पॉलिसीज की, कि इंडिया जो है एक लिबरल कंट्री हो चुकी है। लिबरल कंट्री मतलब यहाँ पे कोई भी कंपनी जो है अपना काम कभी भी खोल सकती है, और किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ ट्रेड कर सकती है। जबकि 1991 से पहले जो है बहुत सारी कंपनी जो फॉरेन थी वो इंडिया में अगर ट्रेड करना चाहती थी, तो फिर उन्हें इंडिया की कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ता था। आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, मारुति सुजुकी। सुजुकी एक जापानी कंपनी है और मारुति इंडियन कंपनी है। हीरो होंडा बड़ा एग्जांपल है उसका, एक हीरो इंडियन कंपनी जो पहले साइकिल बनाया करती थी, ठीक है। तो उसमें यही हुआ आपका एक्सपांशन ऑफ कॉम्पिटिटिव कंपटीशन एंड मार्केट। जब बाहर की कंपनीज इंडिया में आएंगी तो मार्केट तो डेफिनेटली बड़ा होगा, और आपका कंपटीशन भी बिल्कुल इन्हांस होगा। कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि बड़ी बड़ी भारी कंपनीज इंडिया में आएंगी अपना ट्रेड करने के लिए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी इंडिया में मल्टीनेशनल। आप देखिए, आप किसी भी चीज़ में उठा के देख लीजिए, काफ़ी सारी कंपनीज होंगी जो कंपटीशन में होंगी टेलीकॉम कंपनीज की। तो जियो एक इंडियन कंपनी है, एयरटेल एक इंडियन कंपनी है, और एक फॉरेन कंपनी की बात करें तो वोडाफोन हो गई आपकी फॉरेन कंपनी। सो हर चीज़ में आप देख सकते हैं यही, कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट काफ़ी बड़ा हो चुका है आजकल। सो हर टेस्ट के हिसाब से, हर हैबिट और हर ज़रूरत के हिसाब से यह चीज़ अवेलेबल है। और आजकल कंज्यूमर की ज़रूरतों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा सा एग्जांपल ये है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का मार्केट काफ़ी बड़ा हो चुका है आजकल इंडिया में, ठीक है। तो आप देखें कि पहले डिमांड थी एक कैमरा की, तो एक दिया, दो की तो 2 दिन लग गए, सारे, तीन, चार, लो कैमरा जब सेल्फीज और एक कैमरे का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो आप एक दिन मोबाइल छोटा होगा, कैमरे ज़्यादा होंगे शायद मोबाइल में। The multinational companies not only sell their products world but more importantly they अपना सामान बेचती हैं वर्ल्ड लेवल पे। पर कंपनीज जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड लेवल पे भी बनाती हैं। जैसे आप सबसे बड़ा एग्जांपल इसका लें कंपनी का, तो एप्पल इसका बड़ा एग्जांपल होता है, कि एप्पल जब भी कोई सामान बनाती है वो पूरे वर्ल्ड में एक दिन लॉन्च करती है, और पूरा वर्ल्ड लेवल का सामान बिकता है उनका। जो आईफोन 12 आप यूज़ करेंगे वही वो अमेरिकन भी यूज़ कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है उनमें खास। Our industrial equipment manufacturing big multinational company design its products in the research center of America। तो ये भी एक फ़ायदा होता है ग्लोबलाइजेशन से, कि आपको जिस देश से जो मिले अच्छा अच्छा वहाँ से ले लो। जैसे कि रिसर्च सेंटर अमेरिका में अच्छे हैं। ड्यू टू चीप लेबर इट्स पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। चाइना और इंडिया में जो है चीप लेबर है, तो यहाँ पे आप लेबर ले सकते हैं यहाँ से चाहे तो, सामान बनाने के लिए अपना। देन these parts are carried to Mexico and Eastern Europe where they are assembled। तो असेंबली जो प्रोसेस होती है वो मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप वहाँ जाकर असेंबल कर सकते हैं। असेंबल मतलब जोड़ना। Meanwhile, the call center situated in India execute the consumer
सर्विसेज ऑफ द कंपनी, और ज़्यादातर कॉल सेंटर आप इंडिया में खोल लेते हैं कंपनी। तो इससे क्या होता है आपका कि दिस इज नाउ क्लियर by the above example that China provides the advantage of being a cheaper manufacturing center. Countries like Mexico, Eastern Europe, America, etc. are beneficial due to sale of manufactured goods. In India, efficient engineers are available who understand the technical sides of production. Here, English-speaking, educated young men are also available who can make consumer care service available. So देखिए आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज यही कर रही हैं आपकी कि उन्हें जिस देश से जो अच्छा मिल रहा है वो वहाँ से वो ले लेती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल एक मॉडल में आपको पढ़ाऊँ, अमेजॉन सबसे बढ़िया मॉडल है उसका। अमेजोन क्या करता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो चाइना में, जो भी सामान बनता है उनका, अगर आजकल कुछ प्रोडक्शन करते हैं किसी मशीन का, तो उसके बाद उनकी मेन कंपनी है कहाँ की, वो अमेरिका की। तो रिसर्च और जितने भी प्लानिंग व्लानिंग सब होती है वहाँ अमेरिकन के बीच में होती है। फिर उनके जो कॉल सेंटर्स हैं, वो कॉल सेंटर्स इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडिया में जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल भी मिल जाते हैं उन्हें, सस्ते दाम में मिल जाते हैं उन्हें, और काफ़ी एजुकेटेड लोग भी हैं यहाँ के जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। एक्सपांशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक्सपांशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड भी जो एक्सपांड होता है, बिल्कुल होगा एक्सपांड फॉरेन ट्रेड। जब आपकी कोई, आप जाएंगे बाहर सामान बेचने, आप मान लीजिए आज आपकी आपने कंपनी खोली, आपने अपने से जिले जिले में बेचा तो आपका मार्केट छोटा होगा। आप निकले, आपने पूरे स्टेट में बेचना शुरू किया तो आपका मार्केट इंक्रीज होगा। फिर आपने अपना प्रोडक्ट जो है आपने पूरे इंडिया में बेचा और बड़ा किया, और फिर आप देश में बेचने लगे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है एमटीएच। ठीक है, अभी हाल काफ़ी लाइमलाइट में रही है एमटीएच कंपनी, क्योंकि उनके ओनर की डेथ हुई है, धर्मपाल गुलाटी की। सो वही था, एमडीएच ने भी 1991 के बाद जब एनडीएच की कंपनी जो है बाहर एक्सपोर्ट करने लगी, तब देखते देखते जो कंपनी एक समय लाखों की हुआ करती थी वो आज 15,000 करोड़ रुपए की कंपनी हो चुकी है। 1500 करोड़, सॉरी। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बिफोर 1991, तो 1991 से पहले क्या था इंडिया में, 1991 से पहले जो इंडिया में पब्लिक सेक्टर का एक्सपांशन ज़्यादा हुआ करता था। पब्लिक सेक्टर मतलब आपकी जो गवर्नमेंट कंपनी से उनको ज़्यादा एक्सपांड किया जाता था। बड़ी बड़ी कंपनी जो थी भी थी, चाहे वो स्टील की हो, फर्टिलाइजर की हो, कोई मशीन बन रही है तो सब पब्लिक कंपनीज थी, प्राइवेट कंपनीज का कोई जगह नहीं था उस समय मार्केट में। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी। देखिए मॉडल आया था इंडिया में सेल्फ रिलायंट का, जब हम आज़ाद हुए थे तब ये हमारे सामने सवाल था कि हम, खासकर जो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय पीएम, उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया को जो है क्लोज इकोनॉमी रखना पसंद किया, क्योंकि उन्होंने उन्होंने देखा कि ट्रेड करने के लिए कुछ लोग आए थे ब्रिटिशर्स बनकर, और उन्होंने इंडिया पे जो है राज कर लिया 200 साल के आसपास। तो फिर उस बात से डर के उन्होंने की, और फिर इंडिया में यही चीज़ कर ले, क्योंकि डर तो देखिए रहता है। कल अगर आपको कोई, आप किसी जगह पे जाए, आप गिर जाए, तो अगली बार जब फिर से जाएंगे वहां पर तो आपको डर तो लगेगा ही। ठीक है, इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी क्लोज रखी गई, पर बाद में ज़रूरत पड़ी तो उसको ओपन करना ही पड़ा। आज हमसे चाइना आगे भी इसलिए चलता है क्योंकि चाइना ने अपनी इकोनॉमी जो है वो 1980-85 के आसपास ओपन कर ली थी, मतलब 10-15-20 साल पहले इंडिया से ओपन कर ली थी। इसलिए वो आज से 10-15 साल नहीं, हमसे 30-40 साल आगे चल जाता है। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड भी जो है एक अच्छा एडवांटेज है जो है हमारे इंडिया में। वो फॉरेन ट्रेड भी काफ़ी हद तक बढ़ा इंडिया का। पहले जो देखिए लिखा होगा आपका यहाँ पर, देयरफॉर द ट्रेड ड्यूरिंग द पीरियड इंक्रीजेस स्लोली, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन टोटल वर्ल्ड ट्रेड इन 1951 was nearly about 1%, which reduced up to 0.6% in 1991। ओके, तो वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का आप देखिए पहले 1% था, फिर इकट्ठे चला गया 1991 तक। पर जब इंडिया ने इकोनॉमी खोली तब उसके बाद जो है इसकी स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ी। आज शायद 6 to 8% इंडिया का कंट्रीब्यूशन हो चुका है, और बढ़ता ही जाएगा दिन पर दिन, दिन पर दिन काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है। नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, जब आपकी कंपनीज बाहर जाके ट्रेड करेंगी तो आपके लोगों की इनकम बढ़ेगी, जब आपके बढ़ेगी तो आप डेफिनेटली लोगों की इनकम बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी। इंक्रीज इन द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब बाहर की कंपनी इंडिया में आके ट्रेड करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया अमेजोन का आपको, अमेजोन इंडिया में आके जब हमने कॉल सेंटर्स खोले तो बहुत लोगों को नौकरियां मिलेंगी उसमें। क्राइसिस ऑफ फॉरेन करेंसी, आपके पास जो फॉरेन करेंसी की कमी पड़ती है गुड्स खरीदने के लिए उस कंट्रीज से, वो अब नहीं पड़ेगी। प्राइस राइस, मतलब अच्छा अपन तो वो पढ़ रहे थे डिसएडवांटेज, हाँ वही क्राइसिस ऑफ फॉरेन करेंसी था उस समय इंडिया में 1991 से पहले, ये हम आपको बता चुका हूँ। इंक्रीज इन द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पहले एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी पहले इंडिया में कम थी, 1991 के बाद बढ़ गई। प्राइस राइस, ठीक है, प्राइस राइस देखिए होगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री में वीट की कमी है और आप वीट खरीद नहीं सकते किसी और कंट्री से भी क्योंकि आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वीट की प्राइस इंक्रीज होगी। अब आज इंडियन गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, सबसे बड़े एग्जांपल आज की डेट में इसका है ओनियन।
ठीक है, प्याज प्याज के दाम आप देखते हैं कभी कभार काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो काफ़ी हाहाकार मच जाता है हमारे देश में। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इसको फिर इंपोर्ट करती है बाहर से। इंपोर्ट उसी दिन कर लेती है इंडियन कंपनी जिस दिन उन्हें लगता है कि इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं या बढ़ रहे हैं। तो इंपोर्ट करने से क्या हुआ, इंपोर्ट भी करना आसान क्यों हो गया इंडिया के लिए, क्योंकि आज इंडिया के पास उस कंट्री की फॉरेन करेंसी अवेलेबल है। जब चाहे जिस दिन चाहे उस दिन इंपोर्ट कर सकती है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 1991, तो 1991 के बाद इंडिया में क्या क्या होता चला गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक बढ़ा। ये हमने देखा कि इंडिया का जो है मार्केट काफ़ी एक्सपांड हुआ। पहले 0.6% थी 1991 में इंडिया की फॉरेन ट्रेडिंग, ठीक है, जो अभी अभी लिखा गया बिकम नियर 1% नाउ, जबकि आजकल ये 4 to 5% बढ़ चुकी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब बाहरी कंपनी इंडिया में आके करने लग गई काम, तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज उनकी इंडिया में भी खुली। जो सबसे पहले जो इंडस्ट्री खुली थी आई थिंक इंडिया में, वो थी फियाट की, चेन्नई में, जो 14,000 करोड़ का प्लांट था। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो आएंगे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, देखिए डेफिनेटली आपके पास कितना एडवांटेज हो जाता है। आप देख लीजिए, आपको मोबाइल आज कोई सा भी चाहिए, जो एडवांटेज जो टेक्नोलॉजी आज बाहरी देश वाले लोग यूज़ कर रहे हैं वो आपको भी मिलती है, जस्ट बिकॉज अवर मार्केट्स आर ओपन, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एडवांटेज टू इंडियन कंपनीज, बहुत सारे इंडियन कंपनीज को एडवांटेज भी इसमें हुआ, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, क्योंकि इन सब ने क्या किया, जो अपने इंडिया का नॉलेज था वो बाहर जाके जो है बेचा, बाहर जाके चलाया, और काफ़ी ज़्यादा इनको जो एडवांटेज हुआ, काफ़ी कंपनी बड़ी बड़ी होती चली गई। एक्सपांशन और सर्विस सेक्टर, बिल्कुल। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय ग्लोबलाइजेशन, अब देखिए कुछ सारी अच्छाई हमने देख ली इसकी, तो कुछ प्रॉब्लम्स बिल्कुल होती है, जैसे कि इम्पैक्ट ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल देखिए, पहले इंडिया में क्लोज इकोनॉमी का फ़ायदा यही था कि जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंपटीशन फेस करना था छोटी छोटी कंपनीज से। पर आज मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, आप भोपाल में रहने वाले हैं, आपने एक दुकान खोली बर्गर की, आपने नाम रखा उसका बर्गर, नहीं गुड बर्गर या कैसे करके कुछ नाम रख लिया आपने, और आपने देखा कल को उसके जस्ट बगल में आके खड़ा हो गया डोमिनोज, बर्गर किंग, केएफसी, ठीक है, जितने भी आप नाम जानते हैं, पिज्जा हट, बगल में दुकानें सारी खुल गई चारों। ओके, जस्ट बिकॉज के ग्लोबलाइजेशन है, कोई भी ट्रेड कहीं भी कर सकता है, ये सब बाहर की कंपनी है। अब आप जो है इंडियन कंपनी है, आपने जो छोटी मोटी कंपनी है आपने भोपाल भोपाल में खोला है, आपको जो थोड़ा बहुत नॉलेज है भोपाल का, अब मैकडोनल्ड्स है भैया, फॉरेन कंपनी बहुत बड़ी, उसको पूरा नॉलेज है, उनके पास तो लोग बैठे हुए हैं बताने के लिए कि भैया कैसा बर्गर बनाएं, कैसा बिकना चाहिए और बेचें कैसे। आपने एडवर्टाइजमेंट दिया तो आपके पास मान लो एडवर्टाइज करने के आपके 5 लाख रुपए थे, और वहीं मैकडोनल्ड्स वालों ने एडवर्टाइजमेंट किया तो उनके 50 करोड़ रुपए थे। तो बहुत फर्क पड़ जाता है कंपटीशन में। आपकी दुकान में कोई छड़ेगा ही नहीं, क्योंकि बगल में ही मैकडोनल्ड है भैया, मैकडी खुल गया। अनसर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनसर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ आपका यहाँ पर कि इसमें जॉब सिक्योरिटी होती नहीं है, जो कि पहले आप जो पब्लिक कंपनीज थी इंडिया में, पब्लिक कंपनीज यानी गवर्नमेंट कंपनी आपको देती है जॉब सिक्योरिटी, कि मतलब इतने इतने साल तक जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक आपको कंपनी से कोई निकालेगा नहीं। जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने काम अच्छा नहीं किया तो चलिए टाटा बाय बाय, काम अच्छा कर रहे हैं, कंपनी को फ़ायदा दे रहे हैं तो बिल्कुल चलते रहिए। बेनिफिट नॉट टू ऑल, देखिए हर चीज़ से बेनिफिट सबको नहीं होता। बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो पहले बहुत बढ़िया चलती थी, बाद में ग्लोबलाइजेशन आने के बाद डूबती चली गई, ठीक है, उसके भी एग्जांपल बहुत सारे हैं। और बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी है कि बहुत छोटी मोटी कंपनी थी, फिर धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। एग्जांपल मैं आपको बड़ी होने का दे सकता हूँ, यहाँ पे हीरो, ठीक है, हीरो पहले इंडिया में साइकिल बनाया करती थी, बाद में होंडा जो ने हीरो के साथ क्या किया, वो जोड़े कि आप हीरो नंबर 1 बाइक कंपनी हो रखी है इंडिया की। इन्फ्लुएंस और डेवलप कंट्री ट्रेड कैसे करती हैं, वहाँ का मार्केट चलता कैसे है, वो सब सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो है डिसएडवांटेज भी होता है इंडिया को, कि इंडिया को जो डेवलपिंग कंट्री माना जाता है, इंडिया को माना जाता है कि पुअर लेबर है यहाँ पर, ठीक है, तो इंडिया के स्टैंडर्ड्स काफ़ी लो माने जाते हैं इस चक्कर से। रीजनल डिस्पैरिटीज, लड़ाइयाँ चलती हैं, जैसे आप देख सकते हैं अभी इंडिया और चाइना में काफ़ी चल रही हैं ट्रेड के चक्कर में, और इंडिया और चाइना से भी ज़्यादा चल रहा है अभी चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर। तो ये काफ़ी हद तक बेकार काम चल रहा है दोनों के बीच में। So in the end, thus it is clear that globalization has affected the Indian economy in both the ways, adversely and positively. तो दोनों ही पॉजिटिवली एक्ट किया है, पर कुछ ना कुछ एडवर्स भी हमने देखे इसके।
The reality is that globalization has benefited the industries and business and we have approached in the world market. देखिए कुछ दिन पहले ही जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल उनका ये स्टेटमेंट आया था कि इंडिया को जो है इतना फ़ायदा, और सॉरी एजुकेशन मिनिस्टर बोल दिया मैंने, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं आपके, उनका यही आया था कि उन्होंने बोला कि इंडिया को जो है ग्लोबलाइजेशन से इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि इंडियन कंपनीज ने बाहर इतना सामान नहीं बेचा जितना बाहरी कंपनीज ने इंडिया में सामान बेचा, तो बाहरी कंपनीज फ़ायदा ले गई। तो ये आप खुद देख लीजिए आज फॉरेन कंपनीज कितनी सारी बिल्कुल बिखर चुकी है इंडिया में, और इंडियन कंपनीज बाहर इतने नहीं बिखर पाई हैं। तो यही कहते हैं कि इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ ग्लोबलाइजेशन से, इंडिया को जो है फिर से क्लोज इकोनॉमी हो जाना चाहिए, पर अब वो पॉसिबल नहीं है। सो इन द एंड यू कैन रिवाइज फ्रॉम हियर द मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है। एक कंपनी जब बहुत सारे नेशनल्स, बहुत सारे नेशन, बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेड करती है तो वो मल्टीनेशनल कंपनी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा। ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे साफ साफ से डेफिनेशन दी होगी शायद। व्हेन ऑल दी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, मतलब ओपन इकोनॉमी जब हो जाती है, लिबरलाइजेशन बोलते हैं इसको हम। लिबरलाइजेशन मतलब सबको ट्रेड करने की आज़ादी जब मिल जाती है कहीं पर भी वो चाहें, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इससे क्या होता है, वर्ल्ड के सारे मार्केट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन दी है यहाँ पर, लिबरेशन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब होता है कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज जो है वो काफ़ी बढ़ जाए, काफ़ी हद तक बढ़ जाए तो उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। एक इसमें शब्द आता है हाइपर इन्फ्लेशन, जब महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो इंडिया में आज तक वो हुआ नहीं। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, फिर आप यहाँ पे रुक के पढ़ सकते हैं सब चीज़ों को। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये WTO बोलते हैं इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1995 में बनी थी ताकि जितनी भी कंट्रीज हैं जिनने अपने मार्केट ओपन कर लिए हैं उनमें ट्रेड जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो सके। ऐसा नहीं हो कि कल को कोई कंपनी घपला कर दे या कोई कंट्री जो है गलत चले किसी के साथ। सो इन द एंड आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड क्लियरली। पिछले साल मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे थे ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है, क्या है इससे, क्या है इससे। सो आई थिंक आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड ऑल वेरी क्लियरली। वॉइस भी मुझे लगता होगा कि आज काफ़ी क्लियर होगी। Okay, so in the last, thank you. If you still have anything or any recommendations regarding sound of the video or regarding my speed of teaching, please tell me कि वीडियो बड़ी और हो सकती है, छोटी हो सकती है. So in the last, thank you.